देखिए आपका ये जूरिस्प्रूडेंस में जुडिशियल प्रेसिडेंट शुरू किया गया था, यानी कि न्यायिक पूर्व निर्णय। आपका जो सोर्सेज ऑफ लॉ है, विधि का स्रोत है, उसमें पहला हमने विधायन पढ़ाया था। वहाँ से आपका संडे वाले टेस्ट में भी क्वेश्चन बना था चिपमैन ग्रे का, कि जो व्यवस्थापकीय अंग हैं उसकी औपचारिक घोषणाओं को ही क्या कहते हैं, विधायन। ये कई बार मैं उस दिन बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। शाम को दूसरा आपका क्वेश्चन जो हमने आपका बताया था, वह आपका प्रथा बताई थी। प्रथा से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और तीसरा विधि का स्रोत चल रहा है जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो पिछला लेक्चर में बताया गया था। वह आपका बनता है, कल ही बता मैंने पिछले लेक्चर में, वह आपका जो बनता है वह आपका संविधान से भी कुछ कोरिलेट ज़्यादा हो रहा था, और कुछ बातें जूरिस्प्रूडेंस से बनती हैं। देखिए अब हमें जो इसमें बताना है आपका, कि न्यायिक पूर्व निर्णय की परिभाषा, आपका निर्णयानुसरण का सिद्धांत क्या है, इसके बाद इसके सिद्धांत, सिद्धांत से भी क्वेश्चन बना है आपका, एक घोषणात्मक और दूसरा निर्माणात्मक। तो आइए परिभाषा से शुरू किया जाए कि पूर्व निर्णय या जुडिशियल प्रेसिडेंट की परिभाषा से हम शुरू करते हैं। अब एक एक करके चला जाए शुरुआती दौर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमने बता दिया था कि भारत में भी आपका, हाँ, दो केस कम से कम याद रखिएगा। एक आपका बंगाल इम्यूनिटी कंपनी, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय से बाउंड नहीं है। और दूसरा श्रीनिवास बनाम नारायण, ये उच्चतम न्यायालय इंग्लिश न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय से भी बाध्य नहीं है, अर्थात प्रीवी काउंसिल के निर्णय से बाउंड नहीं है, और वह निर्णय को क्या कर सकता है, पलट सकता है। दो केस ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर हम बता रहे हैं। एक श्रीनिवास का केस याद रखिए, और दूसरा बंगाल इम्यूनिटी का। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें जजों की पहले संख्या एक बार पूछा गया है। जो जो क्वेश्चन बने हैं एक एक देखा जाए। अगर एक जज आपका है, सीटिंग में है, बैठा है, तो उसको एकल पीठ कहा जाता है, सिंगल बेंच। तो एकल पीठ में कितने जज होते हैं, एक। इसके बाद आपका डिवीजन बेंच होता है। डिवीजन बेंच यानी कि खंडपीठ होती है। खंडपीठ में दो जज मिलकर फैसला देते हैं, यानी कि कितने जज मिलकर सुनवाई करते हैं, दो। इसके बाद आपका फुल बेंच होती है। पूर्ण पीठ होती है। पूर्ण पीठ में तीन से लेकर चार जज होते हैं, यानी कि कम से कम तीन, और अधिकतम कितने होते हैं, चार। ये फुल बेंच पूछ सकता है। तो फुल बेंच में जजों की संख्या बताइए, तो कम से कम तीन, और अधिकतम कितना, चार। इसके बाद एक बेंच होती है कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक। संवैधानिक बेंच में आपका कम से कम पांच जज, और अधिकतम का कहीं कोई उल्लेख। तो किस में कम से कम पांच जज होने चाहिए सुनवाई में, किस बेंच में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। ये बात अनुच्छेद 145 से गवर्न होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करनी है तो कम से कम कितने जज होने चाहिए, पांच। और राष्ट्रपति को सलाह देनी है तो कम से कम कितने जज होने चाहिए, पांच। तो कितनी कंडीशन में कम से कम पांच जजों का उल्लेख हमारा संविधान करता है, दो। दो कंडीशन, एक राष्ट्रपति क्या मांगता है, सलाह। और दूसरा जब संविधान की क्या करना है, व्याख्या, कोई निर्वचन कहते हैं। बेंच जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हाई कोर्ट पर क्वेश्चन आता है कि एक हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय दूसरे हाई कोर्ट पर कैसा प्रभाव रखेगा, तो बाध्यकारी नहीं रखेगा, केवल प्रेरक, अनुनयी या परस्यूसिव, इंग्लिश वर्जन परस्यूसिव प्रभाव रखेगा।
यानी कि दूसरा हाई कोर्ट उसका सम्मान करेगा, लेकिन उसको मानने के लिए बाउंड है कि नहीं? नहीं। ये याद रखना अच्छे से। अब आइए परिभाषा से हम शुरू करते हैं कि न्यायिक पूर्व निर्णय की कुछ विद्वानों ने डिफिनीशन दी है, उनकी परिभाषाएं क्या है ये देखा जाए। तो न्यायिक पूर्व निर्णय की परिभाषा आइए सामंड का पहले देखा जाए। सामंड ने क्या आपका कहा है कि न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा निर्णय है जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय द्वारा दिया गया प्रत्येक पूर्ववर्ती निर्णय आपका न्यायिक पूर्व निर्णय के रूप में काम नहीं करता है। केवल वही निर्णय काम करता है जिसमें कि तथ्य या विधि के बारे में कुछ क्या प्रतिपादित किया गया हो, सिद्धांत, यानी कि नए नियम क्या किए गए हों, प्रतिपादित। वहीं सभी निर्णय नहीं होते। ये कौन बताता है? सामंड। ये भी याद रखना है। अब आइए चिपमैन ग्रे। चूंकि चिपमैन ग्रे महोदय आपका एक न्यायाधीश ही थे, अतः ये न्यायाधीशों का सपोर्ट ही करेंगे। तो चिपमैन ग्रे क्या कहते हैं, देखिए, एक पूर्व निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती निर्णय के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, कि अगर न्यायालय ने कोई पूर्ववर्ती निर्णय दिया है और आगे आने वाले मामलों में वह पूर्ववर्ती निर्णय एक नज़ीर का काम करता है, तो यानी कि दृष्टांत पैदा करता है, यानी कि आगे आने वालों मामलों में न्यायालय उसी के अनुसार निर्णय देते हैं, तो चिपमैन ग्रे कहते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब आइए जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम का कोटेशन पूछ सकता है। जज जज मेड लॉ, यानी कि पूर्ववर्ती निर्णय को किसने न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि कहा है? तो जज मेड लॉ किसने कहा है? तो जर्मी बेंथम ने कहा है। फिर आपका पूछ सकता है आपका जॉन ऑस्टिन को, जॉन ऑस्टिन ने जुडिशरी लॉ कहा है। यानी कि फिर एक बार देखिए, पूर्व निर्णय को किसने आपका न्यायपालिका की विधि कहा है? तो जॉन ऑस्टिन ने। और किसने आपका न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि कहा है? तो आपका ये बेंथम। फिर एक बार देखिए, बेंथम जज मेड लॉ, यानी कि न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि कहते हैं, जबकि जॉन ऑस्टिन इसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका की विधि, जुडिशरी लॉ। आपका ब्लैक स्टोन का भी कोटेशन बन सकता है कि पूर्ववर्ती निर्णयों के प्रयोग द्वारा न्याय का तराजू संतुलित और स्थिर रहता है। यानी कि ये पूछ सकता है कि किसने कहा कि पूर्ववर्ती निर्णयों द्वारा आपका न्याय का तराजू संतुलित और स्थिर रहता है। तो ये सब देखिए, अब समझाने की बात नहीं है। ये सब तीन चार कोटेशन आपको रटना पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस में कुछ बातें क्या करनी पड़ेंगी? रटनी पड़ेंगी। इसके बाद आइए अब देखा जाए अगला आपका क्वेश्चन जो हमें देखना है, वह पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या है, या आपका पूर्व निर्णय का सिद्धांत या निर्णयानुसरण का सिद्धांत क्या है। फिर एक बार समझिए, अगर क्वेश्चन आपका पूछ ले कि पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या है, तो आप एक लाइन जवाब दीजिए कि पूर्व निर्णय प्राधिकारवान होता है और बंधनकारी होता है। अर्थात इसका मतलब आप भारत में थोड़ा जोड़ लीजिए, आर्टिकल 141 से जोड़िए कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा वह अथॉरिटीवान माना जाएगा, प्राधिकारवान माना जाएगा
और भारत के सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बंधनकारी। ये बताइए किस अनुच्छेद से निकलता है, स्पष्ट रूप से 141 से 141। भारत के सभी न्यायालयों में बताइए कौन सा न्यायालय शामिल है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाउंड है कि नहीं, बाउंड है, किस आर्टिकल के तहत, 141। भारत में पूर्व निर्णय का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है पूछा गया है, तो आर्टिकल 141। मैं बताया अभी तक आपका कल एक चार्ट बनाकर, ऊपर से आपका पूरा मैं चार्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद क्या बनाया था, लोअर कोर्ट। अगला देखिए, न्यायिक निर्णय अनुसरण के सिद्धांत के लिए मैं बताया था दो बातें आवश्यक हैं। पहला तो आपका उन निर्णयों का प्रकाशन किया जाए, तो एआईआर हो सकता है पूछ ले कि एआईआर का प्रकाशन कब शुरू हुआ, 1922 में, कहाँ से, नागपुर। और न्यायालयों की एक श्रेणीबद्ध क्या हो, श्रृंखला, यानी कि ऊपर का न्यायालय हो, फिर उसके नीचे, फिर उसके भारत में बताइए, तो कल मैं बताया था सबसे सर्वोच्च कौन है, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद जिलों में सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय उस राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है, दे देगा उच्चतम न्यायालय का निर्णय, उस राज्य के उच्च न्यायालय का निर्णय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार्क कराएंगे, दोनों, क्योंकि हाई कोर्ट के भी निर्णय बाध्यकारी और किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ये आपका आगे देखा जाए। अगला जो हमें चलना है आपका, मैंने इसमें जो आगे आपको पढ़ना है आपका, वह देखा जाए, निर्णय के दो भाग होते हैं। आइए, यानी कि जब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, निर्णय के दो भाग होते हैं, एक रेशियो डेसेंडे डेसेंडी और एक आबिटर डिक्टा। पहले को कहते हैं निर्णयाधार और दूसरे को इतरोक्ति। पहले समझने का प्रयास करिए। निर्णय के दो भाग होते हैं, एक आपका निर्णयाधार और दूसरा आपका इतरोक्ति या फालतू बातें। अब एक कंसेप्ट पहले बनाइए, जिस निर्णय जो दिया गया है, जिस आधार पर निर्णय आधारित होता है या निर्णय का जो क्रोड होता है, बेस होता है, उसे आपका निर्णयाधार कहते हैं। और जब न्यायालय निर्णय देने के प्रवाह में, निर्णय देने के चक्कर में कहिए फालतू बातों का उल्लेख कर देता है, यानी कि आपका अन्य बातों का उल्लेख कर देता है, उसे इतरोक्ति कहते हैं। अब इसको एक दो उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। जैसे कि दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक अपना भी दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपका ला पढ़ाता हूँ और ला पढ़ाने के फ्लो में मैं एक्स्ट्रा उदाहरण भी दे देता हूँ, कभी बाबा वाला, देखिए आपका, फिर हम अपने पर भी उदाहरण दें। जब मैं ला पढ़ाता हूँ तो उसी फ्लो में कुछ बीच बीच में ला को समझाने के लिए कभी बाबा का, तो कभी काबा का, तो कभी आपका महामंडलेश्वर का, तो कभी आपका कई उदाहरण दिया जाता है। ये जो उदाहरण रहते हैं ये ला के आधार नहीं है, ये इतरोक्त हैं, यानी कि फालतू बातें हैं। फालतू बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे ला का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ला को समझाने के लिए इसको क्या किया जाता है,
दिया जाता है। इसी को इतरोक्ति कहते हैं, फालतू बातें। एक उदाहरण फिर आपका केस के माध्यम से देखिए, जैसे रिज बनाम वाल्डविन का केस उठाया जाए, जो नेचुरल जस्टिस के बारे में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वाला केस कौन सा है? रिज बनाम वाल्डविन। देखिए उसमें क्या हुआ। रिज बनाम वाल्डविन के ये केस में कहा गया कि प्राकृतिक न्याय की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है। इसके विभिन्न रूप हैं। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या करो सुनो। ये निर्णयाधार हो गया। लेकिन इस निर्णय को सपोर्ट करवाने के लिए जजों ने एक उदाहरण भगवान का दे दिया। तो जो भगवान का उदाहरण दे रहे हैं निर्णय को केवल क्या कराने के लिए, सपोर्ट कराने के लिए, वो भगवान का निर्णय निर्णयाधार नहीं है, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे? इतरुक। देखिए क्या उदाहरण दिए थे। उदाहरण ये दिए थे कि जब स्वर्ग के देवता ने मानव को स्वर्ग में रखा और फलों की रखवाली करने के लिए, तो आपका देवता ने ये कहा कि जब तक मैं न आऊं, मेरी आज्ञा के बिना फलों को तोड़कर न खाना। मानव निकला लालची, जैसे ही स्वर्ग गए फल तोड़कर क्या कर लिया? खा लिया। तो ये नेचुरल, जब भगवान आए तो मानव को धरती पर लात मार कर फेंक दिए, माने भगा दिए कि, लेकिन भगाने से पहले उसको सुने और पूछे कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम का पालन भगवान ने भी क्या किया था। तो ये जो फालतू बातें हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इतरो। अब आइए, अब जो आपका क्वेश्चन बना है यूपीजे में, उस पर गौर करिए कि अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होती हैं। दे देगा निर्णय आधार, दे देगा इतरोक्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा दोनों नहीं। ये सामान्य जो नियम है आपका, कौन बाध्यकारी होते हैं केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट पर, ये किससे कहानी नहीं, बल्कि निर्णय का क्या? आधार। यानी कि जो निर्णय का आधार या बेस होता है, उसको मानने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं? बाध्य। और किसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते? इतरोक्त को। लेकिन अगर यहीं इस पे देखिए, दो प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये बन चुका है क्वेश्चन कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णयाधार को मानने के लिए बाध्य है, इतरोक्त को मानने के लिए बाध्य हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं। यानी कि कहीं कोई आपका भारत या किसी का नहीं दिया है, तो दोनों ना मारकर केवल क्या मारना है, ये क्वेश्चन बना है निर्णयाधार। लेकिन यही आपका क्वेश्चन मॉडल चेंज कर दे कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का निर्णयाधार का पालन करेंगे निचले न्यायालय की इतरोक्तिका की दोनों का। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने जबरदस्ती ये कहा कि हमारे निर्णयाधार का भी पालन करना होगा और इतरोक्त यानी कि फालतू बातों का। केस वहीं याद रखना है, श्रवण सिंह लांबा का केस है। केस भी पूछ सकता है कि श्रवण सिंह लांबा के केस में उच्चतम न्यायालय ने 1995 में यह स्पष्ट निर्णय दिया कि आपका हमारा आपका निर्णयाधार और इतरोक्ति दोनों मानने के लिए निचले न्यायालय क्या है? बात जबरदस्ती, जबकि सिद्धांत क्या है कि केवल क्या लागू होता है? आधार, इतरोक्ति नहीं। तो अगर भारत में स्पेशली पूछे मॉडल 2 बनेगा, तो आप दोनों मार कर आइएगा। लेकिन भारत का उदाहरण न दे, केवल आपका पूछे कि अधीनस्थ न्यायालय बाध्य होते हैं किससे, तब तो केवल क्या मारना है? निर्णयाधार, इतरोक्ति नहीं। वो तो जबरदस्ती बाध्यकारी कर दिया गया। इसके बाद आपका
जो पूछा जाता है, इसमें आपका निर्णयाधार के बाद जो पूछा जाता है सिद्धांत पूछा जाता है। सिद्धांत से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका न्याय जो जुडिशियल लास्ट ये चैप मैंने आपका पॉइंट है, इसको कल ही बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। लेकिन एक भूमिका बांध लीजिए आज 2 मिनट, ताकि भाई गलत ना हो। जुडिशियल प्रेसिडेंट के दो प्रिंसिपल हैं, एक डिक्लेरेटरी थ्योरी यानी कि घोषणात्मक सिद्धांत, और एक आपका सृजनात्मक या निर्माणात्मक। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए, पहला क्वेश्चन का आपका मॉडल ये बना है कि घोषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ब्लैकस्टोन। निर्माणात्मक के ज़्यादा है, लेकिन आपका दोनों का एक एक लाइन थीम समझते रहिए। घोषणात्मक सिद्धांत वाले ये कहेंगे कि न्यायाधीश केवल और केवल विधि की व्याख्या करता है, निर्माण नहीं करता। जबकि सृजनात्मक वाले कहेंगे कि विधि की व्याख्या करते करते धीरे से क्या चुरा लेते हैं, निर्माण का कार्य। यानी कि न्यायाधीश केवल विधि की ही व्याख्या नहीं करते, बल्कि उसका क्या करते हैं, निर्माण। एक सामान्य क्वेश्चन आता है कि न्यायाधीश विधि की घोषणा करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों, क्योंकि दोनों के क्या हैं, समर्थक। ये सामान्य क्वेश्चन। लेकिन इसी में अंदर से पूछा जाता है कि कौन घोषणात्मक का समर्थक है, कौन आलोचक है, और इसी में एक डाग ला की थ्योरी पूछी जाती है। घोषणात्मक सिद्धांत पर अटैक करते हुए किसने न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि को डाग ला की संज्ञा दी है, तो जर्मी बेंथम। तो कल हम इसको बताएंगे, तब आपका नया चैप्टर जो कल शुरू होगा, नया आपका कब्जा उठाते हैं, कब्जा और स्वामित्व, उसके बाद अधिकार कर्तव्य। कब्जा पढ़ कर आइएगा, पजेशन। भाई कल कब्जा आपका पढ़ाया जाएगा, जहाँ जहाँ रहेगा